हेलो बीएससी होम साइंस स्टूडेंट्स आपकी बुक चल रही है अप्लाइड साइंस के अंदर आपका जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है आईपीएम क्या क्या होता है, इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट या फिर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इसके अंदर हम अभी तक 2 इंसेक्ट की स्टडी कर चुके हैं, कॉकरोच की और टर्माइट की। तो स्टूडेंट्स आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा विविल किस तरीके से गेहूं पर और राइस पर ये जो है घुन लग जाते हैं और किस तरीके से ये उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं इसकी टैक्सोनॉमी मतलब कि किस तरीके से ये कौन से फाइलम के अंदर आता है और कौन से वर्ग का ये माना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले फाइलम क्या है इसका, आर्थ्रोपोडा। क्लास क्या है, इंसेक्टा। ऑर्डर क्या है, सिलोप्टेरा। एंड जीनस क्या है इसका, साइक्लोफिलस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये है इसकी टैक्सोनॉमी में क्या देखते हैं हम, टैक्सोनॉमी में हम ये देखते हैं कि किस तरीके से इस इंसेक्ट को एक फाइलम दिया गया है, एक क्लास दी गई है, एक ऑर्डर दिया गया है, एक सब फैमिली होती है और किस बिहाफ पर उसको इस चीज़ मतलब फाइलम के अंदर रखा जाता है। ये सब चीज़ें हम देखते हैं टैक्सोनॉमी के अंदर। तो स्टूडेंट्स आपको दोनों तरीके के क्लासिफिकेशन मैंने प्रोवाइड कराए हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। वो आपकी मर्ज़ी है, आपको जैसे भी नोट डाउन करना है आप कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो चावल में घुन लगता है वो अलग होता है और जो गेहूं में घुन लगता है वो अलग होता है। तो अब हम ये देखते हैं कि दोनों घुन की जो प्रजाति होती है वो कौन कौन सी होती है। बोला इनको घुन ही जाता है, लेकिन कुछ अलग अलग स्पीसीज़ हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं कि चावल में कौन सा घुन लगता है। तो चावल के अंदर किस तरह की प्रजाति हमें देखने को मिलती है, सीटोफिलस ओरिज़े, ये स्पीसीज़ है घुन की। मक्के की जो घुन होती है वो कौन सी होती है, सीटोफिलस जेमाइस। ठीक है, और जो हमारा अनाज होता है, जो गेहूँ होता है, उसकी क्या प्रजाति होती है, सीटोफिलस गैनुलस। ठीक है, अब हम देखते हैं गेहूँ के बारे में कि गेहूँ की जो मतलब घुन होता है वो क्या किस तरीके से मतलब अनाज को नुकसान पहुंचाता है। स्टूडेंट्स, गेहूँ का जो घुन होता है वो कई जगह पर एक आम कीट के रूप में माना जाता है और कई जगह पर अनाज पर एक फीड के रूप में माना जाता है। ठीक है, यह कटे हुए अनाज को, जो भंडार में भरे रहते हैं अनाज, उनको काफ़ी नुकसान पहुंचाता है क्योंकि इसकी जो पॉपुलेशन होती है वो काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ती है। ठीक है, और जो हमारी फसल की पैदावार है उसमें भी भारी कमी कर सकता है ये। और जो मादाएं होती हैं वो कई अंडे देती हैं और जो लार्वा होता है वो अनाज की गुठली को खा जाता है। और गेहूं का जो घुन होता है वो किस तरीके का दिखता है, समान रूप से ये गहरे भूरे रंग के भ्रग होते हैं जिनकी लंबाई लगभग 5 मिमी होती है। वयस्क उड़ने में असमर्थ हैं। लार्वा सफ़ेद बिना पैर के ग्रब होते हैं जो कैर्नल के भीतर विकसित होते हैं। वयस्क मतलब जो बड़ा इंसेक्ट होता है वो उड़ने में असमर्थ होते हैं और जो लार्वा होते हैं वो कैसे होते हैं, सफ़ेद रंग के और बिना पैर के ग्रब होते हैं। ठीक है, जो कैर्नल के भीतर विकसित होते हैं, यानी कि एक कवर प्रेजेंट होता है इनके ऊपर, उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि चावल का जो घुन होता है वो किस तरीके का होता है, उसका जो जीवन चक्र होता है वो किस तरीके से कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स, चावल का जो घुन होता है उसका जो जीवन चक्र होता है वो एक एकल पीढ़ी को 28 दिनों में पूरा किया जा सकता है, यानी कि जो इसका जीवन चक्र होता है वो 28 दिन में पूरा होता है। अडल्ट होता है, फीमेल जो है वो एगलिंग करती है, फिर लार्वा और फिर उसके बाद प्यूपा बनता है। अब तक जो हमने 2 इंसेक्ट देखे थे उसमें क्या था, 3 स्टेप में लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट हो रही थी। इस बार जो घुन है, हम घुन पढ़ रहे हैं, उसमें आपको 4 स्टेप लाइफ साइकिल के अंदर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपका जो स्टेप आता है वो आता है एग, यानी कि अंडा। राइस विविल अपने अंडे गुठली या घुन की दरारों में देता है। मादा घान की घुन प्रतिदिन लगभग 4 अंडे देती है। अपने 5 महीने के जीवन काल के दौरान यह लगभग 250 से 400 अंडे देती है।
3 दिनों में अंडे सेने लगते हैं, ठीक है। और उसके बाद लार्वा बनता है। वे 18 दिनों के लिए अनाज की गिरी के अंदर भोजन करते हैं। लार्वा एकमात्र चरण है जिसके दौरान कीट बढ़ता रहता है। बीज के अंदर इसकी छल्ली सख्त होकर परिपक्व हो जाती है। यह अपने स्वयं के वजन से कई गुना अधिक खपत करता है और आकार में वृद्धि करने के लिए समय समय पर गल जाता है, ठीक है। इसके बाद थर्ड स्टेप क्या होता है, प्यूपा, यानी कि एग बना, एग से क्या बना, लार्वा बना, लार्वा से क्या बनता है, प्यूपा। प्यूपा चरण 6 दिनों तक रहता है। प्यूपा नहीं खाता। कुछ प्रजातियों में प्यूपा लार्वा द्वारा निर्मित कोकून में संलग्न होता है। प्यूपा अतिरिक्त और बाहरी दोनों तरह से बड़े बदलावों से गुजरता है। अतः अंत में कीट एक विकसित वयस्क के रूप में सामने आता है। अब लास्ट स्टेप जो है वयस्क 0.1 और 1.7 सेंटीमीटर के बीच लंबे होते हैं, जिनके 3 जोड़ी पैर होते हैं और इनका शरीर, सिर, वक्ष और पेट में बटा होता है। वयस्क अनाज के थोक में गहराई से प्रवेश करते हैं और व्यापक रूप से वितरित हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका चावलों का जो गुण है उसकी लाइफ साइकिल का जीवन चक्र। अब हम देखते हैं धान की घुन के नुकसान, कि धान की जो घुन होती है वो क्या क्या नुकसान करती है। चावल की घुन भंडारित अनाज के सबसे विनाशकारी कीट हैं और वे अनाज को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। हमले का सबूत है अनाज की सतह का ताप। सेकंड पॉइंट, नमी जो अंकुरन का कारण भी बन सकती है। थर्ड पॉइंट, कई वयस्कों की उपस्थिति। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारी धान के घुन के नुकसान। अब हम देखते हैं धान की घुन से बचने के उपाय। फर्स्ट पॉइंट है संक्रमित खाद्य उत्पादों को हटाना, मतलब जो बीज खराब हो चुका है उसको हम हटा सकते हैं। सेकंड पॉइंट है आपका अत्यधिक संक्रमित सामग्री को त्यागना। थर्ड पॉइंट है नए संक्रमण मुक्त कैंटरों में सामग्री को दोबारा पैक करना, मतलब हम अपने चावल गेहूं को रखने के लिए जो बड़े बड़े कैंटरों का यूज़ करते हैं उसमें दोबारा से उसको पैक करना। फोर्थ पॉइंट है उत्पादों को कई हफ्तों तक फ्रिज में रखने से वयस्कों और लार्वा को मारने में मदद मिल सकती है, मतलब कि जिस घान में या फिर जिस चावल में आपके घुन हो गया है वो सब आप फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। उससे जो है वो लार्वा ख़त्म हो जाएंगे और वयस्क बन ही नहीं पाएंगे। जब लार्वा मर जाएगा तो वयस्क का कोई निर्माण ही नहीं होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये थे धान की घुन से बचने के उपाय। अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स या फिर नेचुरल तरीके से हम इन घुन पर कंट्रोल पा सकते हैं, क्योंकि हम आईपीएम में क्या पढ़ रहे हैं, हम यही तो देख रहे हैं कि हम किस तरीके से इन इंसेक्ट्स को रोक सकते हैं ताकि ये हमारी खेती को, हमारी फसलों को, हमारी मिट्टी को, हमारे जो एयर होती है उसको नुकसान ना पहुँचाए। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, संक्रमण को रोकने के लिए स्वच्छता और निरीक्षण महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट्स, किसी भी इंसेक्ट की जो पॉपुलेशन होती है उसको रोकने के लिए सबसे पहले जो स्टेप होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि आप वहाँ पर सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अब हम अनाज की अधिमानता, धातु, कार्डबोर्ड, यहाँ तक कि दृढ़ आसानी से घुन द्वारा ड्रिल किया जा सकता है। और जब हमारी जो फसलें होती हैं जैसे धान की, चावलों की, जब वे कट जाती हैं तो जब वे घरों में आती है कट कर, तो हम उनको स्टोर करने के लिए बड़े बड़े कैंटरों का यूज़ करते हैं। उन कैंटरों में कहीं कहीं पर जो मतलब पुराने माने जाते हैं उनमें कुछ गोलियों का यूज़ किया जाता है, कुछ माचिस की तीलियों का यूज़ किया जाता है ताकि वो जो है अनाज और जो हमारा चावल है वो ख़राब ना हो। लेकिन हम एक तरीका दूसरा भी अपना सकते हैं कि हम उसके अंदर जो हमारा मतलब कैंटर है उसके अंदर हम
फ्रिज का या फिर रेफ्रिजरेटर का इंतज़ाम करें और हम उसको तब स्टोर करें। पर सबसे अच्छा जो स्टोर करना मतलब तरीका माना जाता है वो ये कि हम जितना कम स्टोर करें चीज़ों को, वो ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट होगा, उससे हमारा जो सामान है वो भी ख़राब नहीं होगा। ओके।